हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। आजकल डेमोक्रेसी हर जगह खतरे में है। जब इंडिया में इलेक्शंस हो रहे थे, लोकसभा इलेक्शंस, तब इंडिया में डेमोक्रेसी खतरे में थी। और आजकल अमेरिका में जहां इलेक्शंस चल रहे हैं, वहां पे इंडियन इलेक्शंस से इंस्पायर होके वहां पे भी एक डेमोक्रेसी खतरे में की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। अमेरिका में रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप, जो प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं रिपब्लिकन पार्टी के, उन्होंने एक बयान दिया है कि अगर उनको वोट कर दिया गया, अमेरिकन क्रिश्चियंस ने उनको वोट कर दिया, तो अमेरिकन्स को दोबारा वोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बयान को उनके क्रिटिक्स इस संदर्भ में ले रहे हैं कि वो शायद अमेरिका के डेमोक्रेसी को अंडरमाइन कर देंगे और अपना रूल एक्सटेंड कर देंगे। एक प्रोजेक्ट 2025 जो कि एक ग्रुप, हेरिटेज ग्रुप से चलाया जा रहा है, जो कि हार्डकोर सपोर्टर है ट्रंप का, उसने कहा है कि अगर ट्रंप आ गए पावर में तो वो 50,000 ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को रिमूव करके अपने लॉयलिस्ट बिठा देंगे और अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे। काफ़ी सारे इलीगल इमिग्रेंट्स को भी अमेरिका से निकाल देंगे। ये प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने हेरिटेज ग्रुप के इस प्रोजेक्ट से दूरी बना ली है और बोला है कि मुझे पता ही नहीं कि ये है क्या। हालांकि इस बात को कोई मान नहीं रहा है और अब सुगबुगाहट अमेरिका में उठ रही है कि क्या यहाँ डेमोक्रेसी खतरे में है। अब डेमोक्रेसी खतरे में है या नहीं है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अमेरिका में जो नवंबर में इलेक्शंस होने वाले हैं वो बताएंगे। लेकिन आइए तब तक नज़र डाल लेते हैं डेमोक्रेसी की हिस्ट्री पे। व्हाट डज इट मीन एंड हाउ डिड इट कम इनटू बीइंग। डेमोक्रेसी एक इतनी पावरफुल वैल्यू है, एक ऑल कंपासिंग वैल्यू है, इतनी नोबल वैल्यू है कि जो लोग इसके दुर्विरोधी हैं, जो लोग डिक्टेटर्स हैं, आयरन हैंड से अपनी कंट्री को रूल करते हैं, वो भी अपने आप को डेमोक्रेसी बताते हैं। बोलते हैं जो डेमोक्रेसी बाकी बाकी लोग चला रहे हैं वो तो वेस्टर्न हिपोक्रेसी है, असली डेमोक्रेसी हमारे यहाँ ही है। सारे रूलर्स, इररिस्पेक्टिव कि वो अपने देश में कैसी रूल चला रहे हैं, कैसे गवर्नमेंट चला रहे हैं, अपने आप को डेमोक्रेसी ही क्लेम करते हैं कि असली डेमोक्रेसी के रखवाले वही हैं। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स आर हेल्ड सो हाई कि सब अपने आप को डेमोक्रेटिक बताते हैं, अपनी कंट्री को डेमोक्रेसी बताते हैं। डेमोक्रेसी में सारे जो वैल्यूज़ होते हैं, चाहे वो इक्वालिटी हो, चाहे वो लिबर्टी हो, चाहे वो फ्रेटर्निटी हो, सब इंक्लूडेड होता है। अगर हम कहते हैं कि ये प्रोसेस डेमोक्रेटिक है और ये चीज़ डेमोक्रेसी है, तो ये बात गिवन है, इट इज़ इम्प्लाइड कि इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी जैसी वैल्यूज़ उसमें होंगी, तभी डेमोक्रेसी है। इज समथिंग दैट एनकम्पासेस ऑल वैल्यूज़। कहा जाता है कि डेमोक्रेसी एक कोट की तरह है जिसको हर कोई पहन सकता है और फिर वो पहनने वाले के हिसाब से शेप ले लेती है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था कि डेमोक्रेसी को इतनी हाई वैल्यूज़ में, इतना हाई स्टैंडर्ड पे हेल्ड किया जाए। एक टाइम ऐसा भी था कि जब डेमोक्रेसी को काफ़ी खराब दृष्टि से देखा जाता था। अरिस्टोटल ने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को कंपेयर किया था, उसके और उस कंपैरिजन के बाद वो इस कंक्लूजन पर निकले थे कि डेमोक्रेसी इज़ अ परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डीजेनरेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उनने जो 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स दी थी, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड पॉलिटी, वो जब डीजनरेट हो जाती हैं, जब रूलर्स अपने सेल्फिश गोल्स के लिए रूल करने लगते हैं, वो कहलाती हैं परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड दैट इज़ टिरनी, ओलिगार्की एंड डेमोक्रेसी। काफ़ी लंबे समय तक डेमोक्रेसी इंटेलेक्चुअल्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा कंटेम्प्ट की दृष्टि से देखी जाती थी। डेमोक्रेसी का जो मतलब था कि इट इज़ रूल बाय कॉमन पीपल, प्लेबियंस जिसे कहते हैं, तो वो लोग इसको मानते थे कि इट इज़ रूल बाय मॉब, अनट्रेन्ड इग्नोरेंट मॉब। डेमोक्रेसी का जो इगैलिटेरियन कैरेक्टर था उस समय की हायरार्किकल सोसाइटी में, उसको कंटेम्प्ट की दृष्टि से देखा जाता था। इट वॉज नॉट गिवन रिस्पेक्ट। प्लेटो ने भी इसको वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिफाइन किया था, लेस देन टिरनी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदला, डेमोक्रेसी को इस बात के लिए जस्टिफाई करने जाने लगा कि ये हर सिटीजन को इक्वल राइट देती है, पॉलिटिकल इक्वालिटी देती है, दैट एवरीबडी इंजॉयज पॉलिटिकल इक्वालिटी। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी जो डेमोक्रेसी है, ये 2 ग्रीक वर्ड्स को मिला के बनती है, डेमोस एंड
क्रेटास। डेमोस का मतलब पीपल एंड क्रेटास का मतलब पावर, मतलब ऐसी गवर्नमेंट जिसमें पावर पीपल के हैंड में है, पीपल हैव द पावर। इसकी कोई एक डेफिनेशन नहीं है, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। जैसे कि सीले एक स्कॉलर हैं, उनने कहा है इट इज डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज अ शेयर। ग्रीक फिलोसोफर क्लियन रहे हैं, उनका कहना है डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। अब्राहम लिंकन अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं, उनकी भी कुछ सिमिलर डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की। ही सेज डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। बहुत सारे डेफिनेशंस हैं बहुत सारे स्कॉलर्स के द्वारा, लेकिन इसका जो लब्बो लबाब है, जो एसेंस है, वो ब्राइस कहते हैं, एक स्कॉलर हैं, उनका कहना यह है कि डेमोक्रेसी का जो लब्बो लबाब है, एसेंस, दैट इज a majority, the government is managed by a majority of qualified citizens. डेमोक्रेसी की बहुत सारी थ्योरीज भी हैं, जैसे कि क्लासिकल लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, जिसके हिसाब से पीपल आर सुप्रीम, पार्टिसिपेशन इज डीम्ड अ वर्च्यू, लोगों के पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में इट इज़ कंसिडर्ड अ वर्च्यू। ये जो थ्योरी है वो ये मानती है कि लोगों का पॉलिटिकल लाइफ में पार्टिसिपेशन सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को बचाएगा, बल्कि इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इट विल क्रिएट इन्फॉर्म्ड, कमिटेड एंड डेवलप्ड सिटीजनरी। बाकी इसकी जो थ्योरीज़ हैं, जैसे कि एलिटिस्ट थ्योरी एंड प्लूरलिस्ट थ्योरी, इनका कहना यह है कि जो कॉमन मैन है उनको गवर्नेंस की उतनी समझ नहीं है, इसलिए कुछ जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनके हाथ में गवर्नेंस होनी चाहिए। ये एलिटिस्ट थ्योरी का कहना है। प्लूरलिस्ट का कहना यह है कि एक सर्टेन ग्रुप्स होने चाहिए जो डिफरेंट इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करें, और जो कॉमन मैन है उनको उसको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किसी एक ग्रुप का मेंबर हो जाना चाहिए, किसी एक ग्रुप के साथ आइडेंटिफाई होना चाहिए, एंड वो ग्रुप इंडिविजुअल इंटरेस्ट के को लॉबी करेगा। हालांकि इसके रिएक्शन में उसके बाद आई पार्टिसिपेटरी थ्योरी, जो कि इज समवॉट सिमिलर टू द क्लासिकल लिबरल थ्योरी, जो कि ये मानती है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक सेलेक्टेड ग्रुप के हाथ में पावर नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो अ मीन्स ऑफ इक्वल राइट फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। इसमें इसलिए वो ये मानती है कि लोग, कॉमन मैन को गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। मार्क्सिज्म की थ्योरी जो पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी की है, वो कहते हैं कि उनकी डेमोक्रेसी इज़ पीपल्स डेमोक्रेसी, जिसमें सोशलिज्म होगा, सारे रिसोर्सेज पे सबका हक होगा। बाकी जो डेमोक्रेसी है दैट इज़ जस्ट वेस्टर्न हिपोक्रेसी। डेमोक्रेसी के एवोल्यूशन की बात करें तो कुछ 2,500-3 हज़ार पहले ग्रीक का एक सिटी स्टेट है एथेंस, वहाँ पे पहली बार हम देखते हैं कि एक एफर्ट टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम वाज अटेम्प्टेड। उसे एथेनियन डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। वहाँ पे उन लोगों ने पॉलिस एस्टैब्लिश किए थे दैट गवर्नड, किस्म की डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। पॉलिस छोटे छोटे स्टेट्स यूनिट्स हुआ करते थे एंड दे गवर्न देमसेल्व्स। जो लोग थे वो एवरीडे गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करते थे। एंड कहा जाता है कि एक इम्पॉर्टेंट रीज़न एथेनियन डेमोक्रेसी का ये था कि देयर वाज एन ओवरऑल मॉडरेटनेस एंड रीजनेबलनेस अमंग ऑल द सेक्शंस ऑफ पीपल। ऐसा नहीं है कि एथेनियन डेमोक्रेसी कंप्लीट थी, आज की तरह थी, नहीं। इट वाज sort of incomplete because it excluded women, resident aliens and slaves from the democratic process and treated few as free. लेकिन still एक एथेनियन डेमोक्रेसी में हम देख सकते हैं कि डेमोक्रेटिक टेम्पर ने पनपना शुरू कर दिया था। एक वहाँ उन लोगों ने एक यूनियन ऑफ एटिका एस्टैब्लिश किया था दैट इंक्लूड एथेंस एंड इट्स सराउंडिंग एरिया। उसमें हम डेमोक्रेटिक टेम्पर के मैनिफेस्टेशन को देख सकते हैं। Later on in the year 508 to 7 BC, क्लिथनेस, जिन्हें फादर ऑफ एथेनियन डेमोक्रेसी कहा जाता है, उन्होंने भी टिरनी को प्रिवेंट करने के लिए एंड नोबिलिटी के पावर को डिमिनिश करने के लिए पूरी सिटी को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया, जिसको कहा जाता है डेम्स, जिनके पास अपनी असेंबली होती थी, मैजिस्ट्रेट होता था और एडमिनिस्ट्रेशन होता था। Democracy reached its peak under the stewardship of Pericles. इनके हिसाब से जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो एक कोऑपरेटिव एंटरप्राइज होती है
जिसमें कि सारे सिटीजन्स, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो हाई हो, चाहे वो लो हो, उनका पार्टिसिपेशन होता है, उनकी स्टेक होती है। उन्होंने फ्री इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए और उसमें पूरी कोशिश की जो अथॉरिटी एंड वॉइस ऑफ पीपल है वो फ्री इंस्टीट्यूशंस में पहुँचे, उन लोगों की आवाज़ दबाई न जाए। एंड ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस रेम्यूनरेशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज़ एंड मिलिट्री सर्विसेज। डेमोक्रेसी को फर्दर पुश मिला इन मूवमेंट्स लाइक रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन। इन द 17th एंड द 18th सेंचुरी इंग्लैंड में जो इंग्लिश प्यूरिस्ट थे लाइक डिगर्स एंड लेवलर्स, इन्होंने डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस को एक थियोरेटिकल थ्रस्ट दिया। फिलोसफर्स लाइक जॉन लॉक, इन लोगों ने भी क्लासिकल डेमोक्रेटिक एलिमेंट प्रोवाइड किया, जहाँ पे उन्होंने कोशिश की कि इंडिविजुअल्स को आर्बिट्रेरी गवर्नमेंटल पावर से फ्री किया जाए। एंड दीज फिलोसफर्स एस्टैब्लिश्ड इंडिविजुअल एज इंडिपेंडेंट सॉवरेन, बीइंग गाइडेड बाय हिज कॉन्शियंस एंड राइट रीजन। जॉन लॉक के हिसाब से जो गवर्नमेंट है उसको अपनी अथॉरिटी लोगों से, जिसको वो गवर्न कर रही है, उनके फ्री कंसेंट से डिराइव करनी चाहिए। गवर्नमेंट की अथॉरिटी लोगों के कंसेंट से आनी चाहिए। फर्दर जीन जैक्स रूसो एक दूसरे बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने एथेंस की डायरेक्ट डेमोक्रेसी को रीइंट्रोड्यूस किया अपनी थ्योरी ऑफ जनरल विल में। 18th सेंचुरी के अमेरिकन रेवोल्यूशनरीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट जैसे कि जेफरसन एंड मैडिसन, इन्होंने भी डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशनल बेसिस को ले डाउन किया। द अमेरिकन डिक्लेरेशन, it contains, we hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain inalienable rights, that among these rights are life, liberty and the pursuit of happiness. French declaration also contained the following words: all citizens have a right to concur personally or through their representatives in making the law, being equal in its eyes, then they all are equally admissible to all dignities, post and public employments. डेमोक्रेसी दो प्रकार की होती है। एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहाँ पे कंट्रीज़ के जो लोग हैं, देश के जो लोग हैं, वो खुद लॉ बनाते हैं। वो दे डोंट वोट फॉर रिप्रेजेंटेटिव्स बट दे वोट फॉर इशूज़। एक छोटी सी जगह पे इकट्ठा होके जो लोग हैं उस देश के, वो जो मुद्दे हैं उन पे वोट करते हैं और उनके वोट के हिसाब से मुद्दे पास या डिक्लाइन होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये बहुत पहले, जैसे कि एथेंस में प्रैक्टिस हुआ करता था जब स्टेट्स एंड यूनिट्स बहुत छोटे हुआ करते थे। आज की तारीख में जहाँ पे देश और उनकी पॉपुलेशन इतनी मैसिव हो गई है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल है, और हेंस to what we follow today is indirect democracy. या इस indirect democracy में people elect their administrators for a limited period. These representatives go to the legislature for making laws and conduct the administration according to the will of the voters. आज भी लेकिन बहुत सारे देशों में डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ डिवाइसेस यूज़ होते हैं, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड में या यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ स्टेट्स में डायरेक्ट डेमोक्रेसी के डिवाइसेस आज भी यूज़ होते हैं। सम ऑफ दिस डिवाइसेस आर रेफरेंडम में अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना हो या कोई बहुत ज़रूरी मुद्दा हो तो रेफरेंडम रखा जाता है एंड लोग उस पर वोट करते हैं, एंड बेस्ड ऑन देयर वोट वो इशू पास या फेल होता है। इनिशिएटिव एक ऐसा मेथड जो आज भी स्विट्ज़रलैंड में यूज़ होता है। अगर कोई ऐसा इशू है जिसको लोग उठाना चाह रहे हैं तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सिटीजन्स अगर पेटिशन साइन करके दे दे गवर्नमेंट को, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या वो इशू पे बात होती है, उस पे वोट होता है। रिकॉल एक ऐसा डिवाइस है जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई ऐसा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, जिनका काम लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, a certain number of signatories can write a letter कि ये रिप्रेजेंटेटिव हमें पसंद नहीं आ रहा है, हम चाहते हैं कि ये ऑफिस से स्टेप डाउन कर दे। अगर वो जितने लोगों को साइन करना चाहिए वो साइन कर देते हैं उस लेटर को, तो जो इलेक्टेड मेंबर है उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा, अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। ये यूएसए के ऑरिगन में प्रैक्टिस होता है। प्लेबिसाइट है कि किसी पॉलिटिकल क्वेश्चन पे लोगों की राय जानना। मान लो किसी स्टेट को इंडिपेंडेंस चाहिए या दो स्टेट्स
अपने स्पेशल टेरिटरी क्लेम कर रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर वो ट्रेडिशनल लीगल तरीके से सॉल्व नहीं हो रही है तो प्लेबिसाइड किया जाता है, लोगों की ओपिनियन मांगी जाती है टू वोट. इट इज़ समथिंग सिमिलर टू रेफरेंडम, लेकिन प्लेबिसाइड मोस्टली टेरिटरीज के मुद्दों पे होता है. Democracy is not just a form of government. It's a way of life. It's a social philosophy. Democracy is based on the principle of equality, absence of privileges based on birth and wealth. Democracy तभी succeed करेगी जब वहाँ पे inequality ना हो, class distinctions bare minimum हो या absent हो, political freedom हो, लोग अपने गवर्नमेंट फ्रीली इलेक्ट कर पाएँ, चुन पाएँ, अपने व्यूज़ नेशनल एंड इंटरनेशनल मुद्दों पे बिना किसी भय, बिना किसी हिचकिचाहट, विदाउट फियर शेयर कर पाएँ, एक्सप्रेस कर पाएँ अपने व्यूज़. लोग रूलर्स से, अपनी गवर्नमेंट से डरे नहीं. इन अ डेमोक्रेसी पीपल आर द अल्टीमेट सॉवरन एंड द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल. आज के लिए इतना ही. मुझे दीजिए इजाज़त. ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहें मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन के साथ. इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पर राय ज़रूर दें. मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें. सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम.